इस पर उस नीले इंसान ने कहा, एक बार देख तो लीजिए मोहतरमा। देखने के बाद तय करना कि क्या करना है। उसी समय विराज ने गुस्से से कहा, तुमने सुना नहीं क्या, जब वो कह रही है कि नहीं खरीदना। उसी समय शनाया ने विराज का हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा चलो, कहाँ है तुम्हारा टेंट, देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम इतना जिद कर रहे हो। ये सुनकर वो नीला इंसान खुश हो गया और अपने टेंट की ओर चल पड़ा। शनाया भी उसके पीछे चल पड़ी। शनाया को आगे बढ़ता देखकर विराज भी आगे चल पड़ा। उसी समय गोल्डन पंख की आवाज विराज के दिमाग में आने लगी, उस्ताद, हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे कुछ अजीब सी आभा हमारे आसपास कहीं महसूस हो रही है। ऐसा कहकर गोल्डन पंख अपने चारों ओर देखने लगा। वहां पर अलग अलग प्रजातियों के कितने ही लोग थे। उनमें कौन मित्र था कौन शत्रु ये बता पाना तो बहुत ही मुश्किल कार्य था। विराज भी गोल्डन पंख की बात सुनकर सतर्क हो गया और चौकन्नी निगाहों से चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगा। जल्दी ही वो नीले इंसान के साथ एक टेंट के अंदर चले गए। टेंट के अंदर एक से बढ़कर एक कीमती हीरे जवाहरातों से जड़े हुए हार, अंगूठियां, नेकलेस, बालियां, झुमके रखे हुए थे। उन सभी को देखकर तो शनाया की आंखें फैल गई और वो हैरान होते हुए बोली, अरे ये सब तो एकदम असली और बहुत ही कीमती है, तो तुमने क्यों बोला कि तुम्हारे पास नकली सामान है। इस पर नीला इंसान कुछ बोलता, सौदागर ने हंसते हुए कहा, अरे मोहतरमा, ये मेरा ही नौकर है। दरअसल बाहर चोरों की कमी नहीं है, इसलिए मेरे लोग ग्राहकों को ऐसा ही कहकर बुलाते हैं। आप जो हार उस टेंट में देख रही थी ना, वैसा ही हार मेरे पास भी है। ऐसा कहते ही उसने वहां रखे के बक्से के अंदर से एक लकड़ी का डिब्बा बाहर निकाला। उस लकड़ी के डिब्बे को खोलकर ठीक वैसा ही जैसा शनाया पहले देख रही थी वही हार दिखाया और कहा, इस हार के वो 10 सोने के सिक्के मांग रहा था ना, मुझे सिर्फ एक सिक्का ही चाहिए। उस हार को देखकर शनाया की आंखें फैल गई और उसने चौंकते हुए कहा, लेकिन ये तो असली है। आपको भी ये 7 से 8 सोने के सिक्के से कम नहीं पड़ा होगा, तो फिर आप मुझे एक सिक्के में इसे कैसे दे सकते हैं? क्या ये चोरी का माल है? ये सुनकर उस सौदागर ने तुरंत कहा, तौबा तौबा, कैसी बात कर दी आपने। गोली नगर में चोरी का माल बेचेंगे तो हमेशा के लिए यहाँ व्यापार करने से निषेध कर दिया जाऊंगा। ऐसी शानदार जगह को कौन छोड़ना चाहेगा। बस इस हार की ये समस्या है कि ये हार हर किसी के पास नहीं जाता। इसने आपको चुन लिया है, बस इसलिए आपको मैं ये एक सिक्के में दे रहा हूं और इससे पीछा छुटा रहा हूं। पिछले 10 साल से ये हार मेरे पास है। इसे कोई पसंद नहीं आता। बड़ी मुश्किल से इस हार को आप पसंद आई है। विराज और गोल्डन पंख लगातार उस शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे जो गोल्डन पंख के हिसाब से उनके लिए खतरनाक थी। गोल्डन पंख ने कहा, उस्ताद, जहां आप खड़े हैं वहां से वो आभा बहुत तेज आ रही है, सावधान रहना। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज उस सौदागर को बहुत ध्यान से देखने लगा। वो सौदागर असल में कब्रिस्तानी भूत का भाई था जो विराज को मारने वहां आया था। लेकिन विराज इस बात से पूरी तरह अनजान था। शनाया ने सौदागर की बात पर कहा, इस हार ने मुझे चुना है, लेकिन मैं तो ऐसे किसी हार को नहीं जानती जो किसी को चुनता है। इस पर सौदागर ने कहा, मोहतरमा, ये तिलिस्मी भूमि से आया तिलिस्मी हीरों का हार है। ऐसे हार बेशकीमती होते हैं, लेकिन इनकी एक ही समस्या होती है कि ये बहुत ही जिद्दी होते हैं और अपना मालिक खुद ही चुनते हैं। ये हर किसी के गले पर सजते नहीं। जिसके हाथों में आकर ये चमकते हैं, बस उसी के गले पर दमकते हैं। ये आपके हाथों में चमक रहे थे, इसका मतलब इसने आपको चुना है। उसी समय टेंट के बाहर खड़े गोल्डन पंख पर एक अदृश्य ऊर्जा से तेज हमला हुआ।
उस हमले के होते ही गोल्डन पंख के शरीर से 9 अधूरे संसार ज्वाला निकलने लगी। इससे वहां खड़े आसपास के लोग तेजी से पीछे हट गए और वहां पर भगदड़ मच गई। उसी समय गोल्डन पंख ने आत्मा के संबंध के जरिए विराज से कहा, उस्ताद, मेरे ऊपर हमला हुआ है। ये सुनते ही विराज ने शनाया की ओर देखा, जो सौदागर के दिए गए हार को अपने हाथों में लेकर देख रही थी। उसे वहां सब कुछ ठीक ही लगा। उसने एक पल के लिए सौदागर को देखा और तेजी से टेंट से बाहर निकल गया और दौड़ते हुए गोल्डन पंख के पास पहुंचा। गोल्डन पंख ने अपने सामने विराज को देखकर कहा, उस्ताद, आप यहाँ? मैं ठीक हूँ। किसी ने अचानक से मुझ पर हमला किया और गायब हो गया। ये सुनते ही विराज के दिमाग में शनाया की सुरक्षा की फिक्र दौड़ गई। दूसरी ओर जैसे ही शनाया अपने हाथों में चमकते हुए हीरे का हार लिए खड़ी थी। सिर्फ एक सिक्के का दाम सुनकर वो खुशी से झूम रही थी। उसने खुशी से चहकते हुए सौदागर से कहा, तो क्या ये सभी हार जो सामने रखे हैं वो सभी एक सोने के सिक्के के हैं? इस पर सौदागर ने जवाब दिया, जी मोहतरमा, आपने एकदम सही पहचाना। लेकिन पहले आप इस हार को पहनकर तो देखिए, ये आप पर कैसा जंचता है। उन सभी हारों को एक एक सोने के सिक्के के बदले खरीदने की बात सोचते ही शनाया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने अपने हाथों में पकड़े उस हार को अपने गले में पहन लिया। ऐसा होते ही शनाया के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। ये देखकर शनाया डर गई और बोली, सौदागर, ये क्या हो रहा है? सौदागर ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लड़की, आज से तू मेरी गुलाम है। उस सौदागर के ऐसा कहते ही शनाया ने जो हार पहना था उसी हार के अंदर वो समा गई और वो हार सौदागर के हाथों में आ गया। अगले ही पल सौदागर ने अपना हाथ हवा में घुमाया और टेंट के अंदर रखी सभी चीजें एक बड़े से बक्से में समा गई। सौदागर ने तुरंत उस बक्से को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखा और टेंट के पीछे से होकर वहां से निकल गया। सौदागर के वहां से जाने के तुरंत बाद विराज गोल्डन पंख के साथ टेंट के अंदर आया। टेंट के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। टेंट अंदर से एकदम खाली था। शनाया भी वहां नहीं थी और न ही वो सौदागर और नीला इंसान ही वहां था। ये देखकर विराज बुरी तरह से घबरा गया। वो समझ गया कि जिस खूंखार आभा को गोल्डन पंख महसूस कर रहा था वो खूंखार आभा उस सौदागर की ही थी। गोल्डन पंख पर हमला सिर्फ उसे टेंट से बाहर लाने के लिए किया गया था, ताकि विराज टेंट से बाहर आए और सौदागर शनाया को अगवा करके वहां से ले जाए। ये समझ आते ही विराज तुरंत टेंट से बाहर निकल गया। गोल्डन पंख तुरंत हवा में उड़ गया और वहां चारों ओर सौदागर और शनाया को देखने लगा। सौदागर तो इस समय एक अमीर इंसान का रूप अख्तियार करके वहां से बाहर निकल रहा था। उसे पहचान पाना विराज और गोल्डन पंख के लिए संभव नहीं था। विराज और गोल्डन पंख अगले 2 घंटे तक शनाया को उस मेले में चारों ओर ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें शनाया का कोई सुराग नहीं मिला। शनाया को ढूंढते ढूंढते विराज एक जगह पर आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसका मन अंदर ही अंदर रो रहा था। यश दक्ष ने कितने भरोसे से उसे शनाया को सौंपा था और शनाया को उसके रहते कोई अगवा करके ले गया था। उसे शनाया की बहुत चिंता सता रही थी, साथ ही ये चिंता भी सता रही थी कि वो यश दक्ष को क्या मुंह दिखाएगा। वो अपने को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये देखकर गोल्डन पंख ने उसे संभालते हुए कहा, उस्ताद, संभालिए अपने आप को। विराज ने लगभग रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? पता नहीं शनाया किस हाल में होगी। वो सौदागर एक सोने के सिक्के में वो कीमती हार दे रहा था। मुझे उसी समय उस सौदागर को भांप लेना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरी लापरवाही की सजा बेचारी वो शनाया भुगतेगी। पता नहीं वो सौदागर मेरी शनाया के साथ क्या कर रहा होगा। ऐसा कहते कहते विराज की आंखें भीग गई। गोल्डन पंख ने विराज को मौत के सामने भी अटल निडर पाया था, लेकिन शनाया के अगवा हो जाने से विराज इस कद अंदर तक टूट जाएगा, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी।
उसने विराज से कहा, उस्ताद सोचिए, शनाया इस समय आपके वहां आने का इंतजार कर रही होगी ताकि आप वहां आकर उसे बचा सके, और आप यहां पछतावे में समय बर्बाद कर रहे हैं। ये समय पछतावे का नहीं है, बल्कि ये बताने का है कि विराज के मेहमान को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। उस सौदागर का हम वो हश्र करेंगे कि फिर कभी कोई वर्धन परिवार को छूने की हिमाकत तो दूर की बात सोचेगा तक भी नहीं। गोल्डन पंख की बात सुनते ही विराज ने निराशा में कहा, लेकिन हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? सारा मेला तो देख चुके, यहाँ तो शनाया का नामो निशान भी नहीं था। ये सुनकर गोल्डन पंख ने कहा, उस्ताद मुझे जो आभा महसूस हुई थी, वो आभा मुझे भूत प्रजाति के किसी सदस्य की लगी थी। ये सुनते ही विराज की आंखें फैल गई और उसकी आंखों के सामने सब साफ साफ होने लगा। उसने गुस्से से भरकर कहा, मतलब वो भूत प्रजाति से था? भूत प्रजाति और वसु परिवार का संबंध तो बहुत पुराना है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि वसु परिवार ने उस सौदागर को भेजा था मुझे मारने। लेकिन अगर उस सौदागर को वसु परिवार ने मुझे मारने भेजा था तो वो सौदागर शनाया को क्यों अगवा करके ले गया? फिर तो उसे मुझ पर हमला करना चाहिए था। ये सुनकर गोल्डन पंख ने कहा, उस्ताद जब भूत प्रजाति सीधे सीधे आपको नहीं मार सकी तो वो लोग अब छल का सहारा ले रहे हैं। वो जरूर शनाया को चारे की तरह उपयोग करेंगे ताकि आपको घेर सके। हमें सतर्क रहना होगा। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज ने कहा, तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि शनाया कहाँ है, ये बताने के लिए वो सौदागर खुद मुझसे संपर्क करेगा। मुझे बस उसके संपर्क करने का इंतजार करना होगा। एक बार मैं शनाया को उस सौदागर से बचा लूं, फिर इस वसु परिवार की ऐसी खबर लूंगा कि ये याद रखेगा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझसे बदला लेने के लिए ये वसु परिवार इतना नीचे गिर जाएगा। बेचारी उस शनाया का क्या दोष था? वो पता नहीं क्या झेल रही होगी। उसी समय विराज को वो नीला इंसान दिखाई दिया जो उन्हें वहां उस टेंट के अंदर लेकर गया था। उस नीले इंसान को देखकर विराज उसके पीछे दौड़ पड़ा। ये देखते ही वो नीला इंसान भी तेजी से दौड़ने लगा। विराज और गोल्डन पंख उसके पीछे तेज तेज दौड़ने लगे। हालांकि वहां पर मौजूद भारी भीड़ के कारण वो दोनों ही बहुत तेज गति से दौड़ नहीं पा रहे थे। इसके साथ ही वहां चारों ओर ऊंची नीची इमारतें थीं, जिसकी वजह से आसमान में ऊपर उड़कर इन इमारतों के साथ लगी पतली पतली गलियों पर नजर रख पाना संभव नहीं था। उस नीले इंसान का पीछा करते करते वो दोनों गोली नगर से काफी ज्यादा बाहर निकल आए। वहां पहुंचकर नीला इंसान गायब हो चुका था। ये देखकर विराज गुस्से से पागल हो गया। क्या विराज शनाया को उस सौदागर के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो सकेगा? क्या विराज भूत प्रजाति के उस सौदागर को मौत के घाट उतार पाने में कामयाब हो सकेगा? गोली घाटी आने का विराज का मकसद क्या पूरा होगा, या फिर शनाया के अगवा हो जाने की वजह से विराज गोली घाटी के प्रमुखों की मदद हासिल नहीं कर पाएगा? विराज को मारने के लिए वसु परिवार ने कब्रिस्तानी भूत प्रजाति के हत्यारे को भेजा। कब्रिस्तानी भूत प्रजाति के उस हत्यारे ने अपने सौदागर भाई को विराज को कैद करके लाने के लिए गोली नगर भेजा। गोली नगर आने पर सौदागर ने एक टेंट में अपनी दुकान लगा ली और विराज के वहां आने का इंतजार करने लगा। उसे मालूम था कि शनाया जब भी गोली नगर आती थी तो वो सौदागरों के मेले में जरूर आती थी। शनाया जब उस सौदागर के टेंट में आई तो सौदागर ने शनाया को एक हीरे के हार में कैद कर लिया और उसे लेकर वहां से फरार हो गया। विराज और गोल्डन पंख शनाया को ढूंढने के क्रम में नीले इंसान का पीछा करते करते गोली नगर की सीमा से बाहर एक खुले रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो नीला इंसान गायब हो चुका था। विराज और गोल्डन पंख उस नीले इंसान को वहां ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नीला इंसान वहां नहीं मिल रहा था। विराज ने झल्लाते हुए गोल्डन पंख से कहा, आखिर ये कहाँ गायब हो गया? इसको धरती निगल गई या पाताल खा गया?
दूसरी ओर उस रेगिस्तान के नीचे एक गहरी गुफा के अंदर नीला इंसान दौड़ते हुए आया। वहां पर साधना की अवस्था में सौदागर बैठा हुआ था। उस सौदागर के सामने हीरे का वही हार रखा हुआ था जिसके अंदर शनाया कैद थी। उस नीले इंसान के वहां आते ही सौदागर ने अपनी आंखें खोल ली और कहा, क्या विराज यहां आ चुका है? नीले इंसान ने कहा, जी मालिक, विराज यहां पास की घाटी में है। मैं किसी तरह उससे बचकर यहां आया हूं। ये सुनकर सौदागर के चेहरे पर हंसी उभर आई और उसने कहा, बहुत खूब। गोली नगर में तो मैं उस विराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस शनाया को ही कैद करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था मैंने। खैर, अब वो दोनों जल्दी ही इस गुफा तक भी पहुंच ही जाएंगे और यहाँ बनाए गए मेरे रचनाकार तिलिस्म में फंस जाएंगे। वो विराज भले ही रचनाकार तकनीक में महारथी हो, लेकिन तिलिस्म की दुनिया के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। वो इस रचनाकार तिलिस्म को नहीं तोड़ पाएगा और इसी में फंसकर रह जाएगा। जल्दी ही कब्रिस्तानी भूत भैया यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर जो उन्हें इस विराज के साथ करना है वो करेंगे। इसके बाद मैं इस शनाया के साथ रंगरलियां मनाऊंगा। बहुत समय हो गया कि मानव प्रजाति की किसी हसीना के साथ रंगरलियां मनाए हुए। फिर इस शनाया को वसु परिवार को बेचकर बहुत धन कमाऊंगा, ऐसा कहकर सौदागर जोर जोर से हंसने लगा। नीला इंसान भी बहुत जोर से हंसने लगा। वो बोला, मालिक, कुछ समय के लिए अगर मुझे भी वो एस शनाया मिल जाती तो, ऐसा कहकर नीला इंसान घिघियानी हंसी हंसने लगा। ये सुनकर सौदागर ने हंसते हुए कहा, भाग यहां से, बड़ा आया शनाया चाहिए, अपनी औकात में रह। जानता भी है दक्ष परिवार को। ये सुनकर नीला इंसान मुंह लटकाकर वहां से चला गया। विराज और गोल्डन पंख उस रेगिस्तानी घाटी में इधर उधर भटक रहे थे। विराज ने झल्लाते हुए कहा, पता नहीं अचानक से वो नीला इंसान कहाँ गायब हो गया। उसी समय गोल्डन पंख ने कहा, उस्ताद, मुझे यहाँ पर किसी जीवनरस अमृत योद्धा की आभा महसूस हो रही है। मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन जरूर कुछ देर पहले मार्शियल जीवन रस अमृत योद्धा यहाँ से गुजरा है। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज ने कहा, अच्छा, तो इस बार वसु परिवार ने एक मार्शियल राजा योद्धा को भेजा है। मेरी वजह से उस बेचारी शनाया को पता नहीं क्या क्या झेलना होगा। लेकिन एक अच्छी बात है, हम लोग गोली नगर से बाहर आ चुके हैं। गोली नगर के अंदर तो हम उस सौदागर के साथ कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अब उस सौदागर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाली की रूह तक कांप जाएगी। ये मेरी और वसु परिवार के बीच की जंग थी। उसे शनाया को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। गोल्डन पंख ने कहा, उस्ताद, भले ही वो मार्शियल राजा योद्धा है, फिर भी हम उसे आसानी से मार गिराएंगे। गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला भूत प्रजाति पर सबसे ज्यादा असरदार थी, इसलिए वो उस सौदागर पर भी बहुत ज्यादा असरदार थी, भले ही वो एक मार्शियल राजा योद्धा ही क्यों न हो। गोल्डन पंख उस आभा को महसूस करता हुआ उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां से उसे उस आभा की बू आ रही थी। जल्दी ही उसे और विराज को एक गहरी गुफा दिखाई दी। उस गहरी गुफा को देखकर गोल्डन पंख ने कहा, उस्ताद, भूत प्रजाति के उस हत्यारे की आभा इस गुफा के अंदर से महसूस हो रही है। उस गहरी गुफा को देखकर विराज ने कहा, जरूर इस गहरी गुफा में उस सौदागर ने कोई रचनाकार बनाया होगा। हमें उसके रचनाकार से बचकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा कहकर विराज ने उस गहरी गुफा में छलांग लगा दी। विराज को छलांग लगाता देखकर गोल्डन पंख ने भी छलांग लगा दी। उस गहरी गुफा में नीचे की तरफ गिरते हुए वो जमीन पर जाकर गिरे। जमीन से उठकर विराज ने देखा कि वहां चारों ओर दूर दूर तक कई गुफाएं थी। ये देखकर गोल्डन पंख ने हैरानी से कहा, उस्ताद, यहाँ तो कम से कम 15 से 20 गुफाएं हैं।
ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इनमें से कौन सी गुफा में जाना चाहिए? उस गुफा को देखकर विराज को कुछ याद आने लगा। उसने आभासी गुफा में रखी लाखों पुस्तकों को पढ़ते समय एक पुस्तक में ऐसी ही गुफाओं के बारे में पढ़ा था। एक बड़ी गुफा के अंदर कई सारी गुफाएं। हर एक गुफा का रास्ता एक भूल भूलिया में खुलता है। गलत गुफा में घुसने पर जिंदगी भर उन गुफाओं के भूल भूलिया में फंसे रहने का खतरा था। ये समझकर विराज ने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, हमें इनमें से एक सही गुफा को खोजना होगा। गलत गुफा में जाने पर हम हमेशा के लिए भूल भूलिया में फंसे रह सकते हैं। ये सुनकर गोल्डन पंख ने कहा, उस्ताद, तो हमें क्या करना चाहिए? विराज उस पुस्तक में लिखी बातों को याद करने लगा। उस पुस्तक में लिखा था कि वो सभी गुफाएं देखने में एकदम एक जैसी लगती है, लेकिन जो सही गुफा है वो उन सभी गुफाओं से थोड़ा अलग होती है। ये याद आते ही विराज उन सभी 15-20 गुफाओं को बड़े ध्यान से देखने लगा। हालांकि बहुत ध्यान से देखने के बाद भी वो उन सभी गुफाओं में कुछ भी अलग नहीं ढूंढ सका। वो सभी गुफाएं एकदम एक जैसी ही थी, उनमें कोई अंतर नहीं था। गोल्डन पंख ने झल्लाते हुए कहा, पता नहीं वो सौदागर कौन सी गुफा के अंदर छिपा है। सभी गुफाओं को ध्यान से देखने पर विराज गोल्डन पंख के साथ एक गुफा के अंदर घुस गया। उस गुफा में घुसने के बाद विराज धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। विराज और गोल्डन पंख ने अपनी यूनिवर्स रिंग से कुछ चमकीले पत्थर बाहर निकाल लिए थे, जिससे उस गुफा के अंदर देख पा रहे थे। कुछ देर अंदर जाने पर उस गुफा का मुंह खुल गया और वो एक गोल जगह पर आ गए, जहां से आगे जाने के लिए फिर से 15 से 20 गुफाएं थी। ये देखकर गोल्डन पंख का सिर चक्कर खाने लगा और उसने हल्के गुस्से में कहा, अब ये क्या बला है? यहां से भी आगे जाने के लिए 15-20 गुफा है। आखिर ये क्या जगह है? गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज ने कहा, ये एक रचनाकार तिलिस्मी गुफा है। रचनाकार तकनीक जानने वाले भी इस रचनाकार तिलिस्मी गुफा के बारे में नहीं जानते। मुझे भी उस आभासी गुफा में रहने की वजह से इस रचनाकार तिलिस्मी गुफा के बारे में पता चला। दैत्याकार देव संप्रदाय के समय ये तिलिस्मी गुफा खूब प्रचलन में थी। इस तिलिस्मी गुफा में ऐसे ही हर एक गुफा के अंदर 15-20 गुफाएं होती है। तुम इनमें से किसी भी गुफा के अंदर चले जाना, वहां भी तुम्हें आगे जाकर फिर से 15-20 गुफाएं मिल जाएंगी। ये सभी गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी है। इस तरह इन गुफाओं में भटकने वाला हमेशा के लिए इन गुफाओं के अंदर ही भटक कर रह जाता है। विराज को आभासी गुफा की उस पुस्तक की वजह से इस रचनाकार तिलिस्म गुफा के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। अगर वो उस आभासी गुफा में न गया होता तो उसे इस रचनाकार तिलिस्म गुफा के बारे में कभी कुछ भी नहीं पता चल पाता। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने कहा, तो फिर हम यहां से निकलकर शनाया तक कैसे पहुंचेंगे? ये सुनकर विराज ने कहा, ये सौदागर हमें हमेशा हमेशा के लिए इस गुफा के अंदर फंसा देना चाहता है। लगता है हम गलत गुफा के अंदर घुस आए हैं। दूसरी तरफ उसकी गुफा के एक दूसरे हिस्से में शनाया एक गुफा के अंदर 2 खंभों के बीच लोहे की जंजीरों से बंधी थी। वो बेहोश थी। उसके सामने सौदागर और नीला इंसान खड़ा था। सौदागर ने नीले इंसान से कहा, विराज गुफा के अंदर आ चुका है। अभी वो एक गुफा के अंदर घुस चुका है। उसे बस 2 और गुफा के अंदर घुसना है। उसके बाद गुफाओं की इस तिलिस्मी भूल भुलिया में वो इस कद उलझ जाएगा कि कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन इस विराज की किस्मत अच्छी है। मेरा भाई कुछ ही समय में यहां आता होगा। वो यहां आकर अपने हाथों से इस विराज का खात्मा करेगा। मैंने तो अपने भाई से कहा था कि इसे यहीं पर जीवन भर भटकने देते हैं, लेकिन उसे तो विराज की गर्दन काटकर वसु परिवार को सौंपनी है, ताकि वसु परिवार सुनिश्चित हो सके कि विराज मारा गया।
नीले इंसान ने सौदागर की बात सुनकर लार टपकाते हुए कहा, मालिक, बेहोशी में भी ये कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या यौवन है? सच में अमीरों के जिस्म में एक अलग ही बात होती है। ऐसी गोरी चमड़ी देखे जमाना हो गया था। दक्ष परिवार ने पता नहीं इसे ऐसा क्या खिलाया है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। नीले इंसान की बात सुनकर सौदागर ने नीले इंसान की गर्दन पर एक तेज हाथ मारते हुए कहा, तू अभी तक यहीं अटका है। अरे, ये शनाया तो हमारे लिए खजाना है। इसके बदले में तो वसु परिवार हमें मुंह मांगा दाम देगा। इसलिए इस पर लार टपकाना बंद कर। इससे दूर ही रहना, नहीं तो तुझे भी इस गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। सौदागर की बात सुनकर नीले इंसान की हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए कहा, गलती हो गई मालिक। ऐसा कहते हुए वो थोड़ा पीछे हट गया। विराज गुफा के अंदर उस खुली जगह में जमीन पर बैठ गया और साधना की अवस्था में चला गया। कुछ ही देर साधना में रहने के बाद उसने अपनी यूनिवर्स रिंग से अल्केमिस्ट भट्टी बाहर निकाली। ये देखकर गोल्डन पंख ने पूछा, उस्ताद, क्या हम कोई गोली बनाने वाले हैं? इस पर विराज ने कहा, हाँ, हम बदबूदार रंग गोलियां बनाने वाले हैं। ये सुनकर गोल्डन पंख ने पूछा, मगर उस्ताद, हम बदबूदार रंग गोलियां का क्या करेंगे? ये सुनकर विराज ने जवाब दिया, ये सारी गुफाएं अंदर से एक दूसरे से जुड़ी है। इसी वजह से एक गुफा के अंदर दूसरी गुफा और दूसरी गुफा के अंदर तीसरी गुफा निकल आती है। सिर्फ जो एक असल गुफा है वही गुफा ऐसी है जो किसी गुफा से नहीं जुड़ी। हम ये बदबूदार रंग की गोलियां बनाकर उसे एक गुफा में फेंकते चले जाएंगे। धीरे धीरे वो बदबूदार रंग उस एक गुफा से होकर सभी गुफाओं में फैल जाएगा, क्योंकि सभी गुफा एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसे में जिस भी गुफा में बदबूदार रंग की महक नहीं होगी, इसका मतलब होगा कि वही असली गुफा है। इस तरह हम असली गुफा तक पहुंच जाएंगे। क्या विराज अपनी योजना में सफल हो पाएगा? क्या वो असली गुफा तक पहुंच पाएगा और शनाया को छुड़ा पाएगा? क्या शनाया सौदागर की रंगरलियों का शिकार बनने वाली थी? क्या विराज को शनाया तक पहुंचने में बहुत देर होने वाली थी? विराज ने आभासी गुफा के अंदर एक बदबूदार रंग बनाना सीखा था। बदबूदार रंग की गोलियां कुछ ही देर में दूर दूर तक पहुंच जाती थी। हालांकि ये पहली बार ही था जब विराज बदबूदार गोलियां बनाने वाला था, फिर भी अपनी गोली बनाने की क्षमता पर उसे पूरा भरोसा था और वो जानता था कि वो सर्वश्रेष्ठ बदबूदार रंग गोलियां बनाने में सक्षम था। विराज की योजना जानकर गोल्डन पंख ने खुश होते हुए कहा, उस्ताद, क्या गजब योजना बनाई है आपने। विराज ने अल्केमिस्ट भट्टी सामने रखने के बाद अपनी यूनिवर्स रिंग से कई सारे सड़े हुए कंदमूल, औषधियां, हड्डियां बाहर निकाल ली और बदबूदार रंग गोलियों को बनाना शुरू कर दिया। अगले 1 घंटे तक विराज अल्केमिस्ट भट्टी में दहकता आकाश ज्वाला और ऊर्जा की छाप हथेली तकनीक के सहारे तेजी से काम करता रहा। 1 घंटे बाद करीबन 100 बदबूदार गोलियां बनकर तैयार हो चुकी थी। उन गोलियों को देखकर गोल्डन पंख ने खुश होते हुए कहा, उस्ताद, हमारे पास बहुत सारी गोलियां इकट्ठा हो गई। क्या अब अपना काम शुरू करना है? ये सुनकर विराज ने कहा, हाँ, मगर ये ध्यान रहे कि हमें सिर्फ एक गुफा के अंदर ही इन बदबूदार रंग गोलियों को छोड़ना है। ये सुनकर गोल्डन पंख ने अपना सीना फुलाते हुए कहा, आप निश्चित रहे उस्ताद, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहते हुए गोल्डन पंख उन सभी 100 गोलियों को उठाकर एक गुफा के अंदर घुस गया। उसके बाद उसने सभी गोलियों को उस गुफा के अंदर तक फेंक डाला। उस गुफा में बदबूदार रंग गोलियों को फेंकने के बाद गोल्डन पंख विराज के पास वापस आ गया। वापस आने पर गोल्डन पंख ने विराज से कहा, उस्ताद, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही सभी गोलियों को गुफा के अंदर फेंककर उन पर अपनी 9 अधूरे संसार ज्वाला छोड़ दी, जिससे वो सभी गोलियां तेजी से पीले रंग में बदलने लगी और एक अजीब से बदबू वहां फैल गई। मैं तो तेजी से वहां से निकलकर आ गया।
गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज ने कहा, बहुत खूब, अब कुछ ही देर में वो बदबूदार रंग सभी गुफाओं में पहुंच जाएगा। सभी गुफाएं अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़ी है, सिवाय असली गुफा के। हमें कुछ समय बाद उस एक गुफा को ढूंढना होगा जिसमें से बदबू नहीं आ रही होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उसने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख जाओ और देखो कि किस गुफा के अंदर से बदबू नहीं आ रही, साथ ही पीला रंग भी दिखाई नहीं दे रहा। पर्याप्त समय हो चुका है, अभी तक को बदबूदार रंग सभी गुफाओं तक पहुंच चुका होगा। ये सुनते ही गोल्डन पंख अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और एक एक करके सभी गुफाओं के अंदर जाकर बदबू को महसूस करने लगा। पुनर्जन्म के छमार्ग में आने की वजह से गोल्डन पंख की सूंघने की क्षमता बेमिसाल थी। वो दूर से भी बहुत हल्की गंध तक को सूंघ सकता था। सभी गुफाओं में एक एक करके आने के बाद वो तेजी से दौड़ता हुआ विराज के पास आया और उसने कहा, उस्ताद, मुझे असली गुफा मिल गई। उस गुफा के अंदर से किसी तरह की कोई बदबू नहीं आ रही और न ही कोई पीला रंग ही दिखाई दे रहा, जबकि बाकी गुफाओं के अंदर से बदबूदार रंग की बदबू साफ साफ आ रही है। आप तो कमाल है उस्ताद, आपकी योजना ने हमें कुछ ही समय में असली गुफा की पहचान करवा दी। नहीं तो सालों लगाने के बाद भी असली गुफा को नहीं खोजा जा सकता था। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। बुरे से बुरे समय में भी कहीं एक रास्ता होता है जहां से प्रकाश की रोशनी अंदर आ रही होती है, हमें बस उस रोशनी को पहचानना होता है। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम अपने बुरे समय को कोसने में समय खराब न करके उस रोशनी की तलाश में जुट जाएं। बस हमने भी यही किया। इन गुफाओं में लाख शक्ति हो, लेकिन कहीं न कहीं कोई तो कमजोरी होगी, और देखो हमें कमजोरी मिल गई और उसी कमजोरी का लाभ उठाकर हमने असली गुफा खोज निकाली। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख मुस्कुरा दिया। जल्दी ही वो दोनों लोग उस असली गुफा के अंदर घुस गए। दूसरी ओर सौदागर शनाया के सामने खड़ा था। शनाया जंजीरों में कैद उसके सामने बेहोश खड़ी थी। सौदागर ने अपनी यूनिवर्स रिंग से पानी निकाला और कुछ पानी शनाया के मुंह पर दे मारा। धीरे धीरे शनाया को होश आ गया। होश आते ही शनाया ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने सौदागर खड़ा था। सौदागर को देखते हुए शनाया ने कहा, तुमने मुझे अगवा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। विराज तुझे छोड़ेगा नहीं। सौदागर ने पास ही रखी एक मेज पर शराब से भरा एक गिलास उठाकर उसे पीते हुए कहा, मूर्ख लड़की, विराज को मारने के लिए ही तो सारा प्रबंध हो रहा है। वैसे उस विराज को भूल जा, मेरी हो जा। मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। सौदागर की बात सुनकर शनाया ने हंसते हुए कहा, तुम अभी विराज को नहीं जानते। वो तुझे खोज निकालेगा और मार डालेगा। तुझे पता भी है मैं कौन हूं। ये सुनकर सौदागर ने कहा, हाँ जानता हूं, तू दक्ष परिवार की बेटी है। लेकिन इससे मुझे क्या, मैं तो कुछ समय तक तेरे रूप का रस पीऊंगा और फिर किसी और को तुझे सौंप दूंगा। ऐसा कहते हुए सौदागर शनाया के चेहरे के एकदम पास आ गया और उसने कहा, रही बात विराज की, तो मेरा बड़ा भाई जो एक संत स्तर योद्धा है, वो कुछ ही समय में यहाँ पहुँचता ही होगा। यहाँ आकर वो उस विराज का कामतमाम कर देगा। यही तेरी आंखों के सामने उसके धड़ से उसकी गर्दन को उतारूंगा मैं। ऐसा कहकर सौदागर पागलों की तरह हंसने लगा। शनाया ने उससे कहा, दिन में सपने मत देख। हालांकि सौदागर की बात सुनकर शनाया अंदर ही अंदर डर से कांप गई। उसे विराज की चिंता सताने लगी। शनाया के चेहरे पर शिकन आता देखकर सौदागर ने कहा, तू क्यों परेशान होती है? मेरी रानी बन जा। मैं तुझे किसी के हवाले नहीं सौंपूंगा, अपने पास ही रखूंगा। नहीं तो जिन लोगों के पास तू जाने वाली है ना, वो पता नहीं तेरे इस जिस्म के साथ क्या क्या करें। लड़की, अभी भी मौका है तेरे पास।
अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जीना चाहती है तो मुझसे विवाह कर ले। ये सुनकर शनाया ने कहा, तुझसे विवाह करने से बेहतर होगा कि मैं नरक की आग में जल मरूं। ये सुनकर सौदागर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक जोरदार तमाचा शनाया के चेहरे पर दे मारा और कहा, उस विराज को मारने के बाद मैं तेरे साथ सुहागरात मनाऊंगा। तुझमें हिम्मत है तो मुझे रोक लेना। अपने ख्वाबों को अपने मन में ही रख, कहीं तेरे ख्वाब तेरी दर्दनाक मौत के गवाह न बन जाए। विराज की आवाज वहां गूंज गई। उस आवाज को सुनकर सौदागर ने पलटकर देखा तो विराज और गोल्डन पंख उसके सामने खड़े थे। विराज को अपने सामने देखकर सौदागर की आंखें फैल गई। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने चौंकते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है? आज तक कोई भी इस रचनाकार तिलिस्मी गुफा से बाहर नहीं निकल सका, तो तुम कैसे निकल गए? ये नामुमकिन है। इतने कम समय में तुमने असली गुफा कैसे खोज निकाली? इससे पहले विराज कुछ कहता शनाया ने हंसते हुए कहा, वो विराज है सौदागर। अब समझ आया तुझे कि मैंने क्यों कहा था कि विराज तुझे छोड़ेगा नहीं। शनाया की बात सुनकर सौदागर ने गुस्से से कहा, अच्छा तो तुझे लगता है कि मैं एक 7th ग्रेड जीवनरस अमृत योद्धा इस 2nd ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा से डर जाऊंगा? जल्दी ही मेरा बड़ा भाई भी यहां आ जाएगा। भले ही इसने असली गुफा खोज निकाली हो, लेकिन इससे इसकी दर्दनाक मौत का अंजाम वहीं रहने वाला है। बच्चे, मरने के लिए तू तैयार हो जा। बिना चीखता दानव ड्रैगन की सुरक्षा के तेरी कोई औकात नहीं। तूने वर्धन परिवार को तो मरने से बचा लिया, लेकिन तू खुद को मरने से नहीं बचा पाएगा। तुझे अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। तेरी लाश देखकर मेरा बड़ा भाई खुश हो जाएगा। विराज ने नफरत भरी नजरों से सौदागर की ओर देखा। सौदागर भूत प्रजाति की एक बेहद खास शाखा कब्रिस्तानी प्रजाति से था। तलवार मणि से विराज को कब्रिस्तानी प्रजाति के बारे में जानकारी मिल रही थी। कब्रिस्तानी भूत प्रजाति के हत्यारे दिमागी हमला करने में माहिर थे। वो सामने वाले को सपनों की दुनिया में ले जाते थे। सपनों की दुनिया में उस इंसान को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे। वो अपने शिकार को खिलौने की तरह तड़पाते थे। तड़प तड़प कर शिकार की मौत हो जाती थी। लेकिन विराज काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक की सुरक्षा छतरी में था। काले तेंदुए के 9 घेरों की वजह से विराज के ऊपर किसी भी तरह का आत्मा हमला कोई प्रभाव नहीं छोड़ने वाला था। अगर ये मार्शियल संत योद्धा होता फिर भी विराज के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता था, लेकिन ये तो एक जीवनरस अमृत योद्धा ही था। इसके लिए काले तेंदुए के 9 घेरों को तोड़कर विराज की आत्मा पर हमला कर पाना संभव नहीं था। गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला और विराज की दहकता आकाश ज्वाला के सामने सौदागर का टिक पाना बहुत ही मुश्किल था। विराज ने सौदागर से ध्यान हटाकर शनाया के ऊपर लगाया, जो लोहे की जंजीरों में बंधी थी। ये देखकर विराज को तेज गुस्सा आ गया। उसने तुरंत सम्राट समर सिंह की तलवार बाहर निकाली और उससे शक्तिशाली तलवार धार शनाया की जंजीरों पर दे मारी। तलवार धार की शक्ति से वो जंजीरें पल में टूटकर नीचे गिर पड़ी। शनाया आजाद हो गई। शनाया तेजी से दौड़कर विराज के गले लिपट गई। विराज ने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से उसने शनाया के सिर पर अपना हाथ रख लिया और कहा, तुम ठीक हो शनाया? शनाया ने विराज को कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन तुम इसे छोड़ना मत। इसके साथ इसका एक बड़ा भाई भी है। वो कभी भी यहां आ सकता है। इसे मारकर हमें तेजी से यहां से निकल जाना चाहिए। शनाया की बात सुनकर सौदागर ने हंसते हुए कहा, मेरे भाई का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। इस लड़के को तो मैं अभी मौत के घाट उतार देता हूं। ऐसा कहकर सौदागर ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी आत्मा की शक्ति से विराज की आत्मा पर शक्तिशाली वार कर डाला। लेकिन काले तेंदुए के 9 घेरों की वजह से उस आत्मा के वार का हल्का सा भी असर विराज पर नहीं पड़ा।
ये देखकर सौदागर के होश उड़ गए और वो चौंकते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है? मेरी आत्मा के हमले से तो तुम्हें अभी तक सपनों की दुनिया में चले जाना था, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ये सुनकर विराज ने कहा, जिसके ऊपर उसके पूर्वजों का आशीर्वाद हो, उसका तुम्हारे जैसे हत्यारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर सौदागर अंदर तक डर गया और तेजी से गुफा से बाहर भागने लगा। गुफा से बाहर निकलकर वो तेजी से गोली नगर की ओर भागने लगा। ये देखकर विराज ने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, कुछ भी हो जाए इसे गोली नगर के अंदर नहीं घुसने देना। अगर ये गोली नगर के अंदर घुस गया तो हम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमें इसे गोली नगर में घुसने से पहले ही पकड़ना होगा। ये सुनकर गोल्डन पंख तेजी से उड़ गया। क्या विराज सौदागर को गोली नगर में जाने से पहले ही पकड़ पाएगा? क्या सौदागर का बड़ा भाई विराज को मारने के लिए सही समय पर गोली नगर पहुंच पाएगा? क्या विराज उस सौदागर को मौत के घाट उतारकर शनाया के साथ किए गलत व्यवहार का बदला ले पाएगा? विराज और गोल्डन पंख सौदागर के सामने पहुंच चुके थे। विराज ने शनाया को आजाद करवा दिया था। विराज को अपने सामने पाकर जीवनरस अमृत योद्धा सौदागर वहां से भाग निकला था। वो तेजी से गोली नगर की ओर बढ़ा जा रहा था। सौदागर भागते हुए सोचने लगा, बच्चे, एक बार मेरे बड़े भाई को आने दे, फिर तुझे ऐसी मौत दूंगा कि पूरा कलिंजर एम्पायर याद रखेगा कि भूत प्रजाति से उलझने का क्या अंजाम होता है। विराज ने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, कुछ भी हो जाए सौदागर को गोली नगर में घुसने से पहले पकड़ना है। अगर वो गोली नगर में घुस गया तो उसे मार पाना नामुमकिन हो जाएगा। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख तेजी से वहां से उड़ गया। गोल्डन पंख के जाने के बाद विराज ने शनाया की ओर देखकर उससे पूछा, शनाया, तुम ठीक हो? शनाया ने विराज की तरफ स्नेह से भरकर देखते हुए कहा, मैं एकदम ठीक हूं। मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहां आ जाओगे। तुमने मेरे यकीन तो टूटने नहीं दिया विराज। विराज ने शनाया से कहा, शनाया, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। ये सौदागर मुझे मारने के लिए यहां आया था। तुम बेकार, मैं ही इस पूरे मामले में उलझ गई। शनाया ने विराज से कहा, हमें कब कहाँ कितना उलझना होता है, ये ईश्वर तय करता है। शायद इस घटना में भी ईश्वर का कोई इशारा हो। शनाया के मन में विराज को लेकर आज भरोसा बहुत बढ़ गया था। जिस तरह विराज ने कुछ ही समय में उसे खोज निकाला था, उससे शनाया को ये भरोसा हो गया था कि विराज के साथ रहने पर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके मन में विराज के लिए बहुत ही अच्छी भावनाएं पैदा हो रही थी। जिस तरह से विराज उसकी सुरक्षा के लिए व्याकुल हो रहा था, उससे उसके मन में विराज के लिए विशेष भावनाएं पैदा होने लगी थी। विराज आज उसे अपना सा लगने लगा था, ऐसा अपना जिससे उसका सदियों का नाता हो। विराज ने शनाया से कहा, शनाया, मुझे उस सौदागर का पीछा करके उसे मारना होगा। भले ही वो एक जीवनरस अमृत योद्धा हो, लेकिन जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतार देता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तुम वापस लौटना चाहो तो लौट सकती हो, मैं तुम्हारी जान को और अधिक खतरे में नहीं डाल सकता। शनाया ने विराज के गले लगते हुए कहा, मैं इस समय दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हूं। अब इतनी महफूज जगह छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो यही रहना सबसे महफूज है। विराज ने अपने हाथ को शनाया के गले पर रखते हुए कहा, शनाया, सच कहूं तो आज मैं बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाता। खुदा का शुक्र है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। शनाया ने पीछे हटकर विराज की आंखों में देखकर कहा, परेशानियां, तकलीफ ये तो जीवन का हिस्सा है विराज। इनका आना तो सामान्य है। जरूरी ये है कि हम परेशानियों में किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। जिस तरह कुछ ही समय में तुमने मुझे खोज निकाला, निडरता के साथ जीवनरस अमृत योद्धा के सामने खड़े हो गए।
एक सेकंड ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा की निडरता के सामने एक जीवनरस अमृत योद्धा भाग खड़ा हो, ये कोई मामूली घटना नहीं है। मैंने अपने जीवन में पहले ऐसी घटना नहीं देखी, ऐसा कहकर शनाया विराज की आंखों में देखने लगी। विराज भी शनाया की आंखों में देखने लगा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उस समय दो आत्माएं एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटने की प्रक्रिया में थी। दो दिल सदासदा के लिए एक दूसरे के होने के लिए आपस में मिल रहे थे। कुछ देर बाद गोल्डन पंख की आवाज विराज के दिमाग में आई, उस्ताद, सौदागर मिल गया है। वो तेजी से गोली नगर के चारमीनार वाली जगह पर भागा जा रहा है। आप जल्दी से यहां आ जाएं। ये सुनते ही विराज ने शनाया से कहा, सौदागर का पता लग चुका है, हमें जल्द से जल्द वहां जाना होगा। तुम मेरे साथ उस सौदागर को मारने चलोगी? ऐसा कहकर विराज ने अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ा दिया। शनाया ने विराज का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ चलने के लिए तो मैं कहीं भी चलने को तैयार हो जाऊं। ये सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने शनाया को कमर से पकड़ा और स्वर्ग के कदम रफ्तार से तेजी से शनाया को लेकर हवा में उड़ गया और तेजी से चारमीनार के ओर बढ़ चला। उसी समय लैप्टस सागर की गहराइयों में एक विशालकाय तैरते द्वीप पर आभासी दरवाजा प्रकट हुआ। अगले ही पल अग्निदेवी वैधी और इनाया वर्धन उस आभासी दरवाजे से बाहर निकली और उस तैरते द्वीप पर उतर आई। उन दोनों के वहां आते ही एक आदमी की आकृति वहां पर प्रकट हुई। उस आदमी ने सुनहरे रंग की पोशाक पहने हुई थी। उसके शरीर से शक्तिशाली चमकदार आभा निकल रही थी। उस आभा की शक्ति इतनी तेज थी कि उस इंसान को सीधी आंखों से देख पाना मुश्किल हो रहा था। अगर विराज इस समय यहां होता तो उस इंसान को देखकर तुरंत पहचान जाता। वो इंसान कोई और नहीं, महान योद्धा और संत अधिपति राजमल्ल प्रथम थे। विराज की राजमल्ल प्रथम से पहली बार मुलाकात दफन स्वर्ग की दलदल में हुई थी। वहां पर वर्धन परिवार की आभा की वजह से राजमल्ल प्रथम ने अपनी छाप उसके ऊपर छोड़ दी थी। उस समय दफन स्वर्ग की दलदल में विराज की सुरक्षा के लिए वो उठ खड़े हुए थे। हालांकि विराज उनकी सोच से परे जाकर दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। राजमल्ल प्रथम दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके थे। हालांकि विराज को इस बारे में जानकारी नहीं थी। राजमल्ल प्रथम ने अग्निदेवी वैधी और इनाया की ओर देखा और फिर इनाया की आंखों में देखकर चौंकते हुए उससे पूछा, वर्धन परिवार के रक्त संबंध के अलावा तुम्हारे अंदर से उस लड़के विराज से मिलती जुलती आभा निकल रही है। क्या तुम्हारा विराज से कोई संबंध है? राजमल्ल प्रथम ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे देखे थे। इनाया भी उन्हीं चेहरों में शामिल हो चुकी थी। पिछले 1000 सालों में राजमल्ल प्रथम अपने परिवार के सबसे होनहार योद्धा थे। अगर उनका काफी समय दफन स्वर्ग की दलदल में फंसे रहने की वजह से बर्बाद न हुआ होता तो वो अभी तक संत अधिपति स्तर को पार करके उससे बड़े स्तर के योद्धा बन चुके होते। लेकिन इतने साल दफन स्वर्ग की दलदल में रहकर उनकी मूलभूत प्रतिभा बहुत ही ज्यादा मजबूत हुई थी। इससे उनके युद्ध करने की क्षमता में बेतहाशा इजाफा हुआ था और उनकी शक्ति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। इसके बावजूद अगर इनाया की प्रतिभा उन्हें प्रभावित कर सकी थी तो इसका कारण था इनाया का चरम हिम शरीर, जो उसे एक विशेष योद्धा बनाता था। ये एक दुर्लभ शारीरिक संरचना थी जो बहुत ही कम योद्धाओं में पाई जाती थी। इसके साथ ही इनाया अगर वर्धन परिवार से न आती और उसके शरीर से विराज की आभा नहीं निकल रही होती तो वो एक बार इनाया को देखने के बाद दूसरी बार इनाया को पलटकर नहीं देखते। राजमल्ल प्रथम की बातें सुनकर इनाया वर्धन ने अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ते हुए बहुत ही विनम्रता से कहा, अनुज इनाया ज्येष्ठ को सादर प्रणाम करती है। अनुज इनाया अनुज विराज की बड़ी बहन है। इनाया को राजमल्ल प्रथम के शरीर से अग्निदेवी वैधी की तरह ही दबाव महसूस हो रहा था।
जिसका साफ मतलब था कि राजमल प्रथम अग्निदेवी वैधी की तरह शक्तिशाली थे। इनाया की बात सुनकर राजमल प्रथम ने इनाया को बहुत ही अपनेपन से देखते हुए कहा, तुम विराज की बड़ी बहन हो। वाकई शानदार। ऐसा कहने के बाद उनकी आंखों में कौतूहल मचलने लगा और उन्होंने उत्सुकता से भरकर पूछा, विराज कहाँ पर है? जितनी उसमें प्रतिभा है उसके लिए आकाशगंगा अकादमी में दाखिला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? ये सुनकर इनाया ने तुरंत जवाब दिया, विराज अभी कुछ जरूरी कामों में लगा है। इनाया को नहीं मालूम था कि आकाशगंगा अकादमी में दाखिला पाने के लिए किस तरह के मापदंडों या मानकों को पूरा करने की जरूरत थी। अग्निदेवी वैधी ने इनाया को आकाशगंगा अकादमी चलने के लिए तो बुलाया था, लेकिन विराज को आकाशगंगा अकादमी चलने के लिए नहीं कहा था, जिससे उसे लगा था कि विराज आकाशगंगा अकादमी में दाखिले के लिए जरूरी अर्हता पूरी नहीं करता था। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि अग्निदेवी वैधी ने किसी कारण से विराज को आकाशगंगा अकादमी में दाखिले के लिए आमंत्रित नहीं किया था, किसी अन्य काम में व्यस्त है। इनाया की बात सुनकर राजमल प्रथम की भौहें तन गई। उसी समय उन्हें याद आया कि विराज तलवार पूर्वज का वारिस था, तो वो तुरंत समझ गए। तलवार पूर्वज और मानव प्रजाति के बीच दुश्मनी जगजाहिर थी। मानव प्रजाति के शीर्ष लोगों ने तलवार पूर्वज को मानव प्रजाति से बाहर कर दिया था। हालांकि तलवार पूर्वज ने कभी भी मानव प्रजाति का खुलकर विरोध नहीं किया। उसकी जगह पर उन्होंने तलवार समुदाय को मानव प्रजाति से अलग कर दिया। तलवार समुदाय की स्थापना मानव प्रजाति में हुई थी। उनकी 100 प्रजातियों में कई प्रजातियों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। इसी वजह से वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सके। तलवार समुदाय का जलवा केपलर यूनिवर्स में बहुत ही प्रभावशाली था। भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति को छोड़कर बाकी सभी प्रजातियों में तलवार समुदाय के लोग बिना किसी खतरे के आ जा सकते थे। उनकी सुरक्षा को हर प्रजाति सुनिश्चित करती थी। इसके साथ ही तलवार समुदाय के लोग हड्डी प्रजाति या भूत प्रजाति के क्षेत्र में भी निडर होकर घुस जाया करते थे। ऐसा प्रभाव था तलवार समुदाय का। विराज को तलवार पूर्वज ने अपना विराज चुना था, जिसका साफ मतलब था कि विराज आगे चलकर तलवार समुदाय का ही हिस्सा बनने वाला था। ये बात राजमल प्रथम को भी अच्छे से समझ आ रही थी। अगर विराज को किसी तरह आकाशगंगा अकादमी लेकर भी आया गया तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि विराज उस दिन से तलवार पूर्वज का वारिस नहीं रहेगा। तलवार पूर्वज पूर्वजों की अवस्था के शीर्ष स्तर के योद्धा थे। उनकी विरासत केपलर यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली विरासतों में से एक थी। इसलिए विराज अगर तलवार पूर्वज का सच्चा वारिस बनना चाहता था तो उसे तलवार पूर्वज के बाहर जाकर किसी अन्य विरासत या गुप्त कला को सीखने से बचना था। इस वजह से राजमल प्रथम को अग्निदेवी वैधी का निर्णय एकदम सही लगा, जो उन्होंने विराज को आकाशगंगा अकादमी आने का निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन अब इनाया आकाशगंगा अकादमी की शिष्या बन चुकी थी, जिसका मतलब था कि भले ही विराज आगे चलकर तलवार समुदाय से जुड़ता, फिर भी वो मानव प्रजाति को किसी भी हाल में त्यागने वाला नहीं था। इससे इस बात की संभावना भी थी कि आगे चलकर तलवार पूर्वज की भी मानव प्रजाति में वापसी करवाई जा सके। ये वही विचार था जो कुछ समय पहले अग्निदेवी वैधी के दिमाग में भी आया था, लेकिन जिसे असंभव जानकर अग्निदेवी वैधी ने उसी समय त्याग भी दिया था। ये सब सोचने के बाद राजमल प्रथम को अंदर ही अंदर राहत मिली। एक पल के लिए तो उन्हें लगा था कि विराज जैसी प्रतिभा मानव प्रजाति से बाहर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। वो सोचने लगे, अगर बरदाई परिवार ने शरारत नहीं की होती तो तलवार पूर्वज कभी भी मानव प्रजाति से अलग नहीं होते। आखिर कौन था ये बरदाई परिवार? बरदाई परिवार ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जिससे तलवार पूर्वज और मानव प्रजाति की राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई थी? क्या विराज और गोल्डन पंख सौदागर को गोली नगर में घुसने से पहले ही पकड़ लेंगे?
इनाया अग्निदेवी वैधी के साथ लैप्टस सागर की गहराइयों में आकाशगंगा अकादमी आ चुकी थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात राजमल प्रथम से हुई, जो इनाया को देखकर पहचान गए कि इसका विराज के साथ कोई गहरा नाता था। इनाया के साथ बातचीत में राजमल प्रथम को इनाया और विराज के भाई बहन होने का पता चला। उन्हें ये भी याद आया कि विराज तलवार पूर्वज का वारिस था, इस वजह से तलवार समुदाय में शामिल होने की उसकी संभावना ज्यादा थी। इसी कारण से राजमल प्रथम को बरदाई परिवार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। जिस समय तलवार पूर्वज ने पूर्वजों की अवस्था को पार किया था, उस समय बरदाई परिवार ने गुप्त रूप से तलवार पूर्वज के विरुद्ध गहरा षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र की वजह से तलवार पूर्वज और मानव प्रजाति के बीच गहरी खाई खींच गई। उसके बाद तलवार पूर्वज के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए मानव प्रजाति से अलग हो गए। हालांकि उन्होंने कभी किसी और शक्ति में अपना विलय नहीं किया। इसकी जगह पर वो तलवार समुदाय को महान बनाने पर लग गए। इस वजह से मानव प्रजाति को एक महान योद्धा का नुकसान उठाना पड़ा। इन सब बातों को सोचते हुए राजमल प्रथम ने ठंडी गहरी सांस ली और शांत होते हुए इनाया से कहा, विराज के साथ मेरे गहरे संबंध है। क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन हो तो तुम्हारे लिए भी मेरे दिल में विशेष स्नेह उभर आया है। इसलिए मैं तुम्हें आकाशगंगा अकादमी में दाखिल होने की खुशी में एक तोहफा देना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद राजमल प्रथम के हाथों में एक सुनहरे रंग का टोकन चमकने लगा, जो अगले ही पल इनाया के हाथों पर मंडराने लगा। उस टोकन की ओर इशारा करते हुए राजमल प्रथम ने कहा, ये अस्त्र पवेलियन में दाखिल होने के लिए जरूरी मार्शियल तकनीक टोकन है। इस टोकन की मदद से तुम अस्त्र पवेलियन में दाखिल हो सकोगी और वहां पर एक मार्शियल तकनीक और स्किल को सीखने के लिए चुन सकोगी। हालांकि आकाशगंगा अकादमी में दाखिल होने के साथ ही तुम मार्शियल तकनीक और स्किल को सीखने के लिए खुद ही चुन सकती हो, लेकिन वो सभी साधारण किस्म की मार्शियल तकनीक और स्किल है। अच्छे शक्तिशाली मार्शियल तकनीक और स्किल को सीखने के लिए तुम्हें कई मानकों को पूरा करना पड़ेगा, जबकि इस टोकन की मदद से तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह तुम अपनी मर्जी से कोई भी मार्शियल तकनीक और स्किल को चुन सकोगी। ऐसा कहने के बाद राजमल प्रथम वहां से चले गए। राजमल प्रथम के जाने के बाद इनाया की आंखों में कौतूहल और हैरानी चमक रही थी। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि राजमल प्रथम जैसे महान शक्तिशाली योद्धा से विराज के इतने गहरे संबंध थे। अग्निदेवी वैधी से इनाया को कुछ नई बातें जानने को मिली थी। अभी तक उसे मालूम था कि जीवनरस अमृत स्तर ही सबसे ऊपर का स्तर होता था, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि जीवनरस अमृत स्तर से ऊपर संत स्तर होता था। इसके साथ ही उसे मालूम चला था कि अग्निदेवी वैधी एक संत अधिपति योद्धा थी। इससे वो ये भी अनुमान लगा रही थी कि राजमल प्रथम भी एक संत अधिपति योद्धा तो थे ही, क्योंकि वो अग्निदेवी वैधी के साथ समानता का व्यवहार कर रहे थे। इसके अलावा भी उसे कुछ नई जानकारियां मिली थी। अग्निदेवी वैधी ने इनाया को देखकर कहा, तुम्हें पहले अस्त्र पवेलियन जाकर किसी अच्छी सी मार्शियल तकनीक का चुनाव कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें अस्त्र पवेलियन लेकर चलती हूँ। इसके बाद अग्निदेवी वैधी और इनाया अस्त्र पवेलियन की ओर तेजी से आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ विराज शनाया को साथ लेकर तेजी से चारमीनार की ओर बढ़ा जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गोल्डन पंख तेजी से आकाश में मंडरा रहा था। विराज को वहां देखकर गोल्डन पंख तेजी से वहां आया और बोला, उस्ताद, सौदागर यहीं कहीं छिपा है। यहां से कुछ ही दूरी पर गोली नगर की सीमा शुरू हो जाती है। ये गोली नगर से बाहरी सीमा पर बसा आखिरी गांव है। वो इसी गांव में छिपा है। ये सुनकर विराज ने कहा, गोल्डन पंख, तुम एक एक घर का निरीक्षण करो। इस पर गोल्डन पंख ने कहा, मैं कर चुका हूं, उस्ताद। उसी समय गोल्डन पंख को सौदागर की आभा महसूस हुई। गोल्डन पंख ने विराज से कहा, उस्ताद, वो रहा सौदागर।
वो तेजी से गोली नगर की ओर भागा जा रहा है। ये देखकर विराज ने गोल्डन पंख से कहा, रोको उसे। वो किसी भी कीमत पर गोली नगर में नहीं घुसना चाहिए। गोल्डन पंख तेजी से उड़कर सौदागर के पास चला गया। सौदागर गोली नगर की सीमा के एकदम पास आ गया था। उसी समय गोल्डन पंख ने अपनी 9 अधूरे संसार ज्वाला से घेरकर उसे वापस खींच लिया। ये देखकर गोली घाटी के लोग गोल्डन पंख और सौदागर को देखने लगे। उसी समय विराज के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी अभी एक नया असाइनमेंट ट्रिगर हुआ है। असाइनमेंट का नाम है कब्रिस्तानी भूत की कब्र खोदना। सौदागर का बड़ा भाई कब्रिस्तानी भूत प्रजाति का एक शक्तिशाली हत्यारा है। वो तेजी से गोली नगर की ओर बढ़ा आ रहा है। तुम्हें इस कब्रिस्तानी भूत को ढूंढकर उसकी हत्या करनी होगी। इस असाइनमेंट को पूरा करने पर तुम्हारे 3 मार्शियल लेवल को बढ़ा दिया जाएगा। तुम्हें लक्की ड्रा खेलने के 3 मौके मिलेंगे। एक मौका जीवन दर्शन पाने का मिलेगा, साथ ही तुम्हें 500 मौलिक एनर्जी पॉइंट भी मिलेंगे। ये असाइनमेंट बहुत ही खतरनाक है और अत्यधिक जोखिम कैटेगरी में आता है, इसलिए ये तुम पर निर्भर है कि तुम इस असाइनमेंट को स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुम इस असाइनमेंट को अस्वीकार करते हो तो ये असाइनमेंट इसी समय समाप्त माना जाएगा। सिस्टम की आवाज सुनकर विराज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। पिछले काफी समय से सिस्टम खामोश था, इसलिए विराज को नहीं लगा था कि अचानक से सिस्टम उसे एक नया असाइनमेंट दे देगा। विराज सोचने लगा, इस बार के असाइनमेंट का इनाम तो बहुत ही शानदार है। सिस्टम तो इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। इसका मतलब वो कब्रिस्तानी भूत सच में कोई शक्तिशाली हत्यारा है जिसे मारना कोई मामूली काम नहीं है। नहीं तो सिस्टम उसे मारने के एवज में मुझे इतने बड़ा इनाम देने की घोषणा नहीं करता। तो क्या ये इनाम सच में इतने मायने रखता है कि इसकी वजह से इतना बड़ा खतरा उठाया जा सकता है? ऐसा सोचते हुए विराज ने सौदागर की ओर देखा और एक विचार उसके दिमाग में कौंध गया, सौदागर ही एक जीवनरस अमृत योद्धा है। इसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि उसका बड़ा भाई उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब ये हुआ कि कब्रिस्तानी भूत एक मार्शियल संत स्तर का योद्धा है। अगर ऐसा है तो भले ही गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला भूत प्रजाति पर बहुत ही प्रभावी है, फिर भी कब्रिस्तान भूत के सामने हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इतना सोचने के बाद विराज को समझ आ चुका था कि कब्रिस्तानी भूत को वो अकेले अपने दम पर तो ठिकाने नहीं लगा सकता था। कुछ क्षण सोचने के उसने कहा, लगता है कब्रिस्तानी भूत को मारने के लिए मुझे किसी बाहरी शक्ति की मदद ही लेनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए उसने सिस्टम के असाइनमेंट को स्वीकार कर लिया। चीखता दानव ड्रैगन उसके साथ नहीं था। तलवार पूर्वज की तलवार मणि को आखिरी बार कुछ ज्यादा ही उपयोग कर लेने की वजह से कुछ समय तक वो तलवार पूर्वज की तलवार मणि मदद नहीं ले सकता था। रही बात राजमल्ल प्रथम की छाप का, तो उसका पहले ही विराज उपयोग कर चुका था। इस वजह से राजमल्ल प्रथम की छाप उसके शरीर से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसके पास कुछ शक्तियां थी, लेकिन उनके दम पर मार्शियल संत योद्धा को हरा पाना मुश्किल कार्य था। उसी समय विराज के दिमाग में एक योजना पनपने लगी, ज्येष्ठ गौतमी अंबर। मुझे ज्येष्ठ गौतमी अंबर के पास तो जाना ही है, मैं उनसे ही मदद मांग सकता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे इस सौदागर का कामतमाम करना है। शनाया को अगवा करके इसने अपने जीने का अधिकार समाप्त कर लिया है। वो तेजी से आगे बढ़ गया। गोल्डन पंख 9 अधूरे संसार ज्वाला के दम पर सौदागर को गोली नगर में रुकने से रोके हुए था। विराज और शनाया वहां पहुंच गए। विराज को सामने देखते ही गोल्डन पंख ने पूछा, उस्ताद क्या करना है? विराज ने तुरंत कहा, गोल्डन पंख अपने असल शरीर में आओ और इस सौदागर पर हमला कर दो। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख प्रहलाद प्रजाति के अपने असल शरीर में आ गया।
गोली नगर के एकदम समीप होने की वजह से गोली नगर के लोगों का ध्यान बरबस उस ओर खींचा चला आया। सभी लोग प्रहलाद प्रजाति के गोल्डन पंख और उसके शरीर से निकलने वाली 9 अधूरे संसार ज्वाला देखने लगे। देखते ही देखते वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब इकट्ठा हो गया। गोल्डन पंख अपने असल रूप में आने के बाद गोल्डन पंख ने अपने 9 अधूरे संसार ज्वाला को बड़ी मात्रा में सौदागर के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। जल्द ही 9 अधूरे संसार ज्वाला सागर की लहरों की तरह सौदागर के चारों ओर उछाले मार रही थी। उस 9 अधूरे संसार ज्वाला को महाविकराल रूप में देखकर भीड़ में खड़े लोगों के दिलों में भय उतर आया। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। लेकिन अगले ही क्षण उन सभी लोगों ने ध्यान दिया कि 9 अधूरे संसार ज्वाला की वो विशालकाय लहरें उन्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। ये देखकर भीड़ में खड़े लोगों की जान में जान आई। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, ये दैत्याकार जानवर गोली नगर के बाहर इस तरह खुलेआम हत्या नहीं कर सकता। ये तो गोली नगर के नियमों के विरुद्ध है। ये सुनकर उसके पास खड़े दूसरे बुजुर्ग ने कहा, वैसे ये ज्वाला गोली नगर के बाहर उत्पन्न हो रही है, इसलिए गोली नगर के नियमों के अंतर्गत नहीं आती। फिर भी अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ होगा तो गोली नगर के अमात्य अपने सैनिकों को भेजते ही होंगे। 9 अधूरे संसार ज्वाला से चारों ओर से घिरने के बाद सौदागर के चेहरे के भाव गंभीर हो उठे। एक तरह से वो इस समय आग के एक पिंजरे के अंदर कैद हो चुका था। वो एक जीवनरस अमृत योद्धा था, फिर भी अपने आप को उस 9 अधूरे संसार ज्वाला के बीच घिरा पाकर बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। उसका सबसे बड़ा हथियार आत्मा पर हमला करना विराज के ऊपर पूरी तरह से निष्फल हो गया था। इस बात से वो हैरान रह गया था। इसी वजह से वो गुफा से भाग भी निकला था, लेकिन गोली नगर के एकदम समीप धरा गया। उसके शरीर पर भयानक बैंगनी ज्वाला गिरने लगी और उसे जलाकर राख में बदलने के लिए व्याकुल हो रही थी। सौदागर अपने ऊपर उन बैंगनी ज्वालाओं का भयानक दबाव महसूस कर रहा था। वो उन ज्वालाओं पर हमला भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उससे उन ज्वालाओं के और ज्यादा भड़कने का डर उसे सता रहा था। उस 9 अधूरे संसार ज्वाला के पिंजरे के अंदर वो दर्द से तड़प उठा। ये देखकर भीड़ में ही खड़ा एक युवा बोला, आखिर ये इंसान कौन है जिसने इतने विशालकाय और शक्तिशाली दैत्याकार जानवर को भड़का दिया? मुझे नहीं लगता है कि ये बच पाएगा, लेकिन गोली नगर में ऐसा करना। सौदागर को गोल्डन पंख की ज्वालाओं के भीतर कैद देखकर विराज ने कहा, गोल्डन पंख, इसके प्राण हर लो। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने पक्षी की एक तेज दहाड़ लगाई। उसने अपने पंखों को तेज तेज घुमाया और अगले ही पल देखते ही देखते 9 अधूरे संसार ज्वाला असंख्य नुकीले चाकुओं में बदल गए और वो असंख्य नुकीले पैने ज्वालाओं के चाकू सौदागर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चले। क्या गोल्डन पंख का ये वार सौदागर को जान से मार गिराने में कामयाब हो सकेगा, या फिर सौदागर अपनी किसी छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करने वाला था जिससे विराज और गोल्डन पंख के होश उड़ने वाले थे? सारा नगर विराज और गोल्डन पंख को एक सौदागर पर हमला करते हुए देख रहा था, तो क्या इससे गोली नगर में विराज हमेशा हमेशा के लिए निषेध होने वाला था?